Good afternoon students. How are you all? I just hope you all are fine. पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपनी क्षितिज बुक के फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा को पढ़ा था, उसके सारांश को जाना था। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर ल्हासा की ओर के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारांश को जानेंगे। लेकिन उसके सारांश को जानने से पहले हम उसके राइटर जो हैं राहुल सांकृत्यायन, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। ये हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित लेखक हैं और इन्होंने न केवल साहित्य बल्कि अन्य विषयों से संबंधित भी लगभग 150 किताबें लिखी हैं। यात्रा वृत्तांत लेखन में ये अग्रणी है, मीन्स इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इनका जन्म 1853 में इनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1963 यानी कि 1963 में हो गई थी। इनका असली नाम केदार पांडे था, लेकिन 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था और वहां जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके बाद इनका नाम पड़ गया राहुल सांकृत्यायन और इसी नाम से इनकी कृतियां भी हमें मिलती हैं। इनकी जो कृतियां हैं उसमें से कुछ प्रमुख कृतियां हैं। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। और अपनी प्रथम यात्रा की इन्होंने जब अपनी प्रथम यात्रा की थी तो उसी का एक पार्ट हमारी इस बुक में दिया गया है और ये यात्रा उन्होंने की थी सन 1929 और 30 यानी कि 1929 एंड 30 में। उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं मिला करती थी। इसीलिए राहुल जी ने भिखारी का रूप धारण कर अपनी पहली यात्रा किया और ये यात्रा किया अपने एक मित्र के साथ जो मंगोल के एक भिक्षु थे जिनको ये सुमति बोलते थे। भिक्षु किसे कहते हैं अब मैं बता देती हूँ आपको कि भिक्षु उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म ग्रहण करके सन्यासी बन जाते हैं। तो इनके जो मित्र थे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके सन्यासी बन गए थे। तो ये है राहुल जी के मित्र सुमति, जिनका इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में सुमति नाम बताया है। इनका वास्तविक नाम था लॉब्जांग शेख, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। तो अब हम अपने पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है ल्हासा की ओर। इसमें इन्होंने अपने पहले यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, साथ में बीच में इन्होंने अपनी दूसरी यात्रा का भी वर्णन बीच में कर दिया है। ओके, तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो ये है ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है और ल्हासा तक पहुंचने में रास्ते में लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या सुविधाएं इन्हें प्राप्त हुई, उन सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने इस चैप्टर में किया है। किस रास्ते से वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक पहुँचे थे, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं। तो आइए हम पाठ को स्टार्ट करते हैं कि जब लेखक ने यात्रा करना शुरू किया तो वह जो रास्ता था वो नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता था। उस जगह का नाम था फरी कलिंगपोंग और उस रास्ते से सिर्फ नेपाल की ही चीज़ें नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीज़ें भी तिब्बत भेजी जाया करती थी। और जिस रास्ते से ये यात्रा कर रहे थे वो जो रास्ता था वो सिर्फ व्यापारिक ही रास्ता नहीं था बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इसलिए रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे जिनमें कभी पलटन मीन्स चीनी सेना रहा करती थी। और उस समय जब यात्रा कर रहे हैं उस समय फौजी मकान सारे गिर चुके थे और सारे कहीं कहीं भी कुछ ऐसे मकान थे जहाँ पे अच्छे दिखाई देते थे, जहाँ पर किसानों ने अपना डेरा बनाया हुआ था, मीन्स वो किसान रहते थे। तो वही ऐसी जहाँ पर किसान रहते थे वही जगह थोड़ी सुरक्षित और अच्छी दिखाई दे रही थी, बाकी सारी चीज़ें गिर गई थी। और ऐसा ही एक किला था जहाँ पर लेखक और उनके मित्र चाय पीने ठहरे। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें महसूस की कि तिब्बत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आराम भी देती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो तकलीफ़ भी देती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आराम देती हैं? वहाँ पर जाति पाति और छुआछूत का कोई सवाल नहीं था और ना ही घर की औरतें पर्दा करती थीं।
अगर आप बहुत निम्न श्रेणी के भिखारी हैं तो ही आपको अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनको चोरी का डर था। नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर जा सकते थे और अपनी चोंगे से सास या बहू किसी को भी अब चाय निकाल कर दे सकते थे, वो आपको पका कर दे देती। और तो और मक्खन और सोडा नमक भी दे दीजिए तो वो आपकी चाय में कूट कर उसको दूध के रंग का बना करके और टोटीदार बर्तन में, यानी कि जो केटली होता है, कभी आपने देखा होगा केटली टाइप का जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें रख के आपको दे देती। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर रहता कि चाय में मक्खन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर और उसको ले सकते थे। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती थी। जब उस परित्यक्त चीनी किले से वो लोग चलने लगे तो एक आदमी ने राहदारी उनसे मांगा। उन दोनों ने अपनी अपनी चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन वो लोग थोंगला के अंतिम यानी कि आखिरी गांव में पहुंच गए थे और वहां पर भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और सुमति के जान पहचान के आदमियों के रहने की वजह से भिखमंगे होने के बावजूद भी इन लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन जब देखिए, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही कि पहली यात्रा के दौरान ही इन्होंने बीच बीच में अपनी दूसरी यात्रा का भी वर्णन किया है। तो देखिए 5 साल बाद, पहले ये जिस समय लिख रहे थे उससे 5 साल पहले और 5 साल बाद की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब 5 साल बाद उन्होंने उसी रास्ते से यात्रा किया था, उस समय ये बहुत अच्छे कपड़ों में थे, भिखारी के रूप में नहीं थे, मीन्स अपने ओरिजिनल रूप में थे और अच्छे कपड़ों वगैरह में, भद्र के वेश में, मीन्स जेंटलमैन के रूप में थे और घोड़े पर सवार थे। तो भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी थी वो अजीब थी, थोड़ी चेंज थी। वहाँ पर लोग शाम को क्या करते थे, छंग पी लेते थे और अपना होश खो देते थे, मीन्स नशे में हो जाते थे। और उसके बाद मतलब बीच में इन्होंने ये यात्रा का वर्णन कर दिया। उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कि अब सबसे विकट रास्ता था डाँड़ा थोंगला पार करना। डाँड़ा थोंगला का मतलब, डाँड़ा का मतलब होता है ऊंची ज़मीन। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, मीन्स जो ऊंची ऊंची ज़मीनें होती हैं वो खतरे की जगह हैं और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था और डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो थोड़ी बहुत सज़ा मिल भी सकती थी, लेकिन जिस रास्ते से ये लोग यात्रा कर रहे थे उस रास्ते में, वो रास्ता बिल्कुल निर्जन था, मीन्स वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहते थे। तो वहाँ पर अगर आदमियों का मर्डर भी हो जाए, मीन्स अगर आदमियों को मार भी दिया जाए तो भी कोई परवाह नहीं करता था। सरकार ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार जो थी वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करना चाहती थी। और एक बात और थी कि वहाँ पर निर्जन स्थान होने की वजह से कोई गवाह भी नहीं मिल सकता था। तो डाकू क्या करते थे, पहले आदमियों को मार डालते थे और फिर देखते थे कि उनके पास पैसा वगैरह या धन वगैरह है कि नहीं। और एक चीज़ और था कि हथियार का कानून न रहने के कारण लोग वहाँ पर लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर फिरते थे और इसी वजह से डाकू पहले उन्हें मारते थे, क्योंकि अगर वो पहले नहीं मारते तो लोग उन्हें पहले मार डालते। इस वजह से डाकू पहले मारते थे। तो गांव में उन्हें मालूम हुआ कि 1 साल पहले थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की उन्हें परवाह नहीं थी क्योंकि वो तो थे भिखारी, तो भिखारियों को खून की क्या परवाह। और जहाँ कहीं भी ऐसी सूरत देखते, मीन्स डाकू टाइप वाली सूरत देखते तो टोपी उतार देते, जीप निकाल देते और कुची मीन्स दया करके 1 पैसा भीख मांगने लगते थे, मीन्स एकदम दीन दुखियों वाला भेष बना लेते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान लादकर चलना मुश्किल था उन लोगों के लिए, तो अगला पड़ाव जो था वो 16-17 हज़ार मील से कम नहीं था। उन्होंने सुमति से कहा कि लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लिया जाए, तो सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, मीन्स उस पर बैठकर भी।
दूसरे दिन वो दोनों लोग घोड़े पर सवार होकर के ऊपर की ओर चल पड़े और डाणे से पहले एक चाय पी, मीन्स ऊंचाई पर जाने से पहले इन लोगों ने एक चाय पी और दोपहर के वक्त डाणे के ऊपर जा पहुँचे, मीन्स उस ऊंचाई वाली जगह पर ये लोग जा पहुँचे। अब ये लोग समुद्र से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, मीन्स अभी ये लोग ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़, जो लेखक जहाँ पर ये लोग पहुँचे वहाँ पर दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर मीन्स सफ़ेद पहाड़, और भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, मीन्स जो ऊंचाई वाली जगह थी वहाँ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की डंडियों से सजाया गया था। अब उन लोगों को बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई के समय उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, परंतु उतराई के समय उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ, उनका जो घोड़ा था वो धीमे चलने लगा। जब उतर गए ये लोग तो उनका घोड़ा जो था वो धीमे चलने लगा। तो लेखक ने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने उसे मानना नहीं चाहा। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गए और डॉन क्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमते हुए चले जा रहे थे। डॉन क्विस्टो कौन थे? डॉन क्विस्टो जो थे वो स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज 17वीं शताब्दी के स्पेनिश उपन्यासकार थे, के उपन्यास डॉन क्विक्जोट का नायक था। ठीक है, स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज 17वीं शताब्दी मीन्स 17वीं शताब्दी के एक उपन्यासकार थे जिनका नाम था सार्वेतेज। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था डॉन क्विक्जोट, तो उसी का जो नायक था उसका नाम था डॉन क्विस्टो। तो उसी की तरह ये घोड़े पर झूमते हुए चले जाते रहे थे। वो जो नायक था डॉन क्विस्टो, उस उपन्यास में वो हमेशा घोड़े पर सवार होकर के चलता था। तो उसके बाद लेखक को पता ही नहीं चला कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब वो जोर देना चाहते तो घोड़ा और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक बाईं तरफ जा रहा था और एक दूसरा दाहिनी तरफ। तो ये क्या किए, बाईं वाले रास्ते पर पकड़कर 1.5 मील चले गए और आगे जाकर एक घर में उन्होंने पूछा तो पता चला कि लंकोर का रास्ता जो था वो दाहिने वाला था। तो फिर लौटकर उसी रास्ते को उन्होंने पकड़ा। 4-5 बजे के करीब वो गांव से मील भर दूर थे तो सुमति वहां पर इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है और अब तो सुमति पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, सुमति ने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। तो लेखक ने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था, मीन्स जितनी जल्दी गुस्सा होते थे उतनी जल्दी शांत भी हो जाते थे। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, मीन्स सुमति के अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। थुक्पा क्या होता है कि सत्तू या चावल के साथ मूली और हड्डी मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है, उसी को थुक्पा कहते हैं। तो उन्होंने थुक्पा पिया। अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिब्बत की एक जगह है जहाँ जिसको तिंगरी बोलते हैं। तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी और उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे।
गंडा मीन्स क्या होता है? गंडा मीन्स होता है कि मंत्र पढ़ करके और गांठ लगा करके बनाया हुआ धागा या कपड़ा होता है, उसी को गंडा बोलते हैं। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उसी में विश्वास करते हैं। तो क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। वह कौन जाना चाहते थे? मीन्स सुमति जाना चाहते थे। तो लेखक ने सोचा अगर ये चले गए तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो उन्होंने सुमति से कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें ही भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन उन लोगों ने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और तिब्बत की जो धूप होती है वो बड़ी कड़ी मालूम होती है, मतलब बहुत तेज़ मालूम होती है। और यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक लिया जाए तो गर्मी ख़त्म हो जाती थी। मीन्स अभी भी है, ख़त्म हो जाती है। और आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर सोचिए क्या कंडीशन होगी आपकी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। जब चीज़ें लाद लिया उन्होंने तो थोड़ी सी राहत मिली और वो लोग चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, मीन्स तिंगरी वाले स्थान पर भी उनके परिचित थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है और अपनी जागीर में हर एक जागीरदार को कुछ खेती खुद भी हर एक जो जागीरदार होता है वो कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेकार में मिल जाते, मीन्स फ्री में मज़दूर मिल जाते हैं। और खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। मीन्स बौद्ध भिक्षु, मीन्स कोई एक बौद्ध भिक्षु उसकी निगरानी करने के लिए भेजा जाता था। तो मीन्स उसकी पदवी वहाँ पर राजा के समान होती थी। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र मीन्स बहुत ही जेंटलमैन थे, बहुत अच्छे थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त जो उनका वेश था वो इस लायक नहीं था कि कुछ ख्याल करना चाहिए था, लेकिन उनसे मिलकर के उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ एक मंदिर था जिसमें कंजूर मीन्स बुद्ध के जो वचन हैं, मीन्स बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसका अनुवाद, उसकी हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी और लेखक का आसन जो था वहीं पर जम गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी 15-15 से कम नहीं रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो लेखक जो थे अब तो मीन्स उनको पुस्तक मिल गई पढ़ने के लिए, तो अब तो उनका मन उसी में लग गया, तो उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दिया। तो लेखक को ऐसा लगा कि सुमति 2-3 दिन में वापस लौटेंगे तो तब तक मैं अपनी सारी किताबें पढ़ लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमति अगले दिन ही दोपहर में आ गए और तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। तो उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यानी आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और कंटेंट में मैंने नेक्स्ट चैप्टर मीन्स सारे चैप्टर्स के नेम बता दिए हैं, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा और ख़ुद से भी याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।